हेलो दोस्तों, सोलो लेवलिंग। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो जान लो, और अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो बस थोड़ा सा टाइम निकालो और इस वीडियो को देखो। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ पोर्टल्स हैं जो हमें दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं। इन्हें गेट्स कहा जाता है। इन गेट्स के अंदर डंजन होता है जहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। इसी समय कुछ इंसानों के अंदर स्पेशल पावर जाग चुकी है। ये लोग डंजन में जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इन्हें हंटर्स कहा जाता है। इन्हीं में से मैं भी एक हंटर हूँ। मेरा नाम है संग जिनवू। मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। हंटर संगठन में ई रैंक वैसे ही सबसे नीचे होता है और उसमें भी मैं सबसे कमजोर हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई खून से लथपथ तलवार पकड़े खड़ा है। सामने बहुत बड़े मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो बमुश्किल जिंदा है और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। बस अब वो मरने वाला है। कहानी फिर पास में आती है। हमें साउथ कोरिया की जगह दिखाई जाती है। जिनवू अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। हाँ, ई रैंक बेसिक इंसानों से थोड़ा बेहतर होता है। उनकी बॉडी और रिकवरी थोड़ी तेज होती है, लेकिन फिर भी मैं इतना कमजोर हूँ कि मुझे खुद को हंटर कहना भी शर्मनाक लगता है। नॉर्मल केस में भी मैं हमेशा जख्मी हो जाता हूँ। ये बहुत रिस्की है, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ता है, अपनी जिंदगी का भी। ये सब मैं मजे के लिए नहीं कर रहा, मुझे करना पड़ता है अपनी माँ के लिए, क्योंकि हंटर होने पर संगठन से अस्पताल, बीमा और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है सेउल में। वही जिनवू रह रहा है और वहीं पर एक बहुत बड़ा गेट भी दिखाया जाता है। जिनवू कहता है, मैंने बस हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं अच्छा हूँ, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी हंटर बनने के अलावा। फिर सीन बदलता है। एक आदमी एक हंटर को कॉफी देते हुए कहता है, ये लीजिए आपकी कॉफी, वैसे आज के रेड के लिए गुड लक। वो आदमी थैंक्स बोलता है। पीछे से कोई पूछता है, अरे बाहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है, हाँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये हमारा सेकंड बच्चा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। फिर चिंतित होकर कहता है, काफी दिन हो गए मुझे रेड किए हुए, सोच रहा हूँ क्या ये सही होगा। उसी समय पीछे से संग जिनवू आता है। सब उससे बातें करने लगते हैं। किम उसे देखकर खुश होकर कहता है, संग कैसे हो, क्या तुमने कुछ खाया? जिनवू हंसकर कहता है, हाँ मिस्टर किम, मैंने खा लिया। वो आदमी हैरान होकर पूछता है, ये क्यों पूछ रहा है, क्या ये बहुत ताकतवर हंटर है? किम हंसकर कहता है, लगता है तुम्हें पता नहीं, ये तो ज्वाइन भी तब हुआ जब तुमने छोड़ दिया था। इसका निकनेम है द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। दूसरा आदमी कहता है, क्या वीकेस्ट? किम कहता है, हाँ, ये छोटे छोटे रेड्स में भी हमेशा जख्मी हो जाता है, सच में सबसे कमजोर। जिनवू चुपचाप सुनता है। उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता है। उसके बाद जिनवू खुद जाकर एक कप कॉफी लेने की कोशिश करता है, लेकिन कॉफी खत्म हो चुकी होती है। दुकानदार कहता है, सॉरी मिस्टर संग, सब खत्म हो चुका है। ये सुनकर जिनवू उदास होकर सोचता है, क्या सच में मुझे कॉफी भी नहीं मिल सकती? तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, जिनवू, तुमने फिर से खुद को जख्मी कर लिया। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो पूछती है, क्या सच में तुम इस रेड में भी जा रहे हो? इस लड़की का नाम है जूही। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जूही कहती है, क्या तुम हॉस्पिटल भी गए थे? जिनवू जवाब देता है, हाँ, बस छोटी सी इंजरी थी, पता नहीं क्यों सिर्फ मैं ही हमेशा जख्मी हो जाता हूँ। जूही चौंक कर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे बाकी सब हाई रैंकिंग हंटर्स थे, शायद इसलिए। अब सब गेट के अंदर जाने वाले हैं। लीडर खड़ा होकर कहता है, सुनो सब लोग, शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्टी का लीडर मैं बनूं, ताकि सबको सही रास्ता दिखा सकूं। ये सुनकर सब खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ, तुम ही बन सकते हो, तुम हम में से सबसे ताकतवर हो। सब वोट करते हैं और मान जाते हैं। एक एक करके सब गेट के अंदर जाते हैं। तभी किम जिनवू को देखकर कहता है, संग, हमारे पीछे ही रहना, पता नहीं कब तुम खुद को जख्मी कर लो। ये सुनकर संग थोड़ा सा मुस्कुराकर कहता है, ठीक है। गेट के अंदर जाते जाते संग बहुत गंभीर हो जाता है और सोचता है, आज मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। सीन बदलता है और बाहर दिखाया जाता है वही कॉफी देने वाला आदमी। वो एक और लड़के से कहता है, मुझे उस लड़के के लिए बुरा लग रहा है, मैं उसे एक कप कॉफी भी नहीं दे पाया। दूसरा लड़का पूछता है, वो वही नहीं है जो ई रैंक हंटर है, सबसे कमजोर? पहला कहता है, हाँ, और जब से मैं संगठन में हूँ कभी नहीं देखा उसे बिना जख्मी हुए बाहर आते हुए। दूसरा कहता है, वैसे ये तो सिर्फ डी रैंक का डंजन है, क्या इतना बड़ा हो सकता है? सीन बदलकर अंदर जाता है। जूही संग को हिलाते हुए गुस्से में कहती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे एक दिन मर जाओगे। जिनवू हंसकर कहता है, सॉरी। जूही और गुस्से में बोलती है, मैं ये सब सिर्फ सॉरी सुनने के लिए नहीं कह रही। दूसरी तरफ सारे हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। चारों तरफ घमासान लड़ाई हो रही है। जूही राहत की सांस लेते हुए कहती है, एटलीस्ट ये रेड तो खत्म होने वाला है। फिर सब हंटर्स एक दूसरे से बातें करते हैं। कोई कहता है, ये तो बहुत आसान था। तभी जूही जिनवू से पूछती है, तुम हंटर क्यों बने? जिनवू झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हॉबी है। अगर ये नहीं करूंगा तो शायद बोर हो जाऊंगा, लेकिन मन में सोचता है, सच नहीं बता सकता, अगर बता दूंगा तो सब मुझे और दयनीय समझेंगे। जूही गुस्से में कहती है, ठीक है, करो जो तुम्हें करना है। सीन बदलता है। पार्टी लीडर अपने हाथ में एक मैजिक स्टोन पकड़े हुए कहता है, जब हम बॉस को हराते हैं तो हमें एसेंस स्टोन मिलता है।
ये सिर्फ सी रैंक का है, लेकिन इसकी वैल्यू 10 मिलियन वॉन तक हो सकती है। ई रैंक हंटर जैसे जिन्वू के लिए ऐसे स्टोन मिलना नामुमकिन है। कौन भी अपने हाथ में एक छोटा स्टोन देखता है और सोचता है सिर्फ इतना ही, अपनी जान रिस्क में डालने का यही इनाम है। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, सब इधर आओ, यहाँ एक और एंट्रेंस है। वो लोग देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी गुफा है। लीडर कहता है तो ये डबल डंजन है। सच में ऐसे भी होते हैं। वो सबको बुलाकर कहता है, नॉर्मली हमें संगठन को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर और हंटर्स आ गए तो वो बॉस को मारकर पूरा प्रॉफिट खुद ले लेंगे, इसलिए मुझे लगता है हमें ही अंदर जाना चाहिए। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है, तो चलो वोट कर लेते हैं। और एक बार डिसीजन हो गया तो कोई पीछे नहीं हटेगा। सब वोट करते हैं, कोई जाने के लिए तैयार है, कोई नहीं। जो ही मना कर देती है। अब फैसला जिन्वू पर आता है। वो हाथ में पत्थर कसकर सोचता है, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, माँ भी अस्पताल में है, मुझे जाना ही होगा। और ऊंची आवाज में कहता है, मैं जा रहा हूँ। फिर सब लोग गुफा के अंदर जाते हैं। उन्हें आए हुए 40 मिनट हो चुके हैं पर मंजिल नहीं मिली। कोई कहता है, हम बहुत अंदर आ गए हैं, बॉस को हराने के बाद हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे बाहर निकलने के लिए, वरना गेट बंद हो जाएगा। जिन्वू जूही से कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा। जूही नरम होकर कहती है, अगर तुम ऐसे सॉरी कहते रहोगे तो ठीक है। अच्छा, बाहर चलकर कभी खाना खाते हैं? जिन्वू शर्मा जाता है और कहता है, ऐसा नहीं है। तभी वो सब गेट तक पहुंच जाते हैं। गेट बहुत बड़ा और खतरनाक दिखता है। किम कहता है, ये जगह बहुत डेंजरस लग रही है। लीडर दरवाजा खोलते हुए कहता है, अगर किसी को वापस जाना है तो अभी चला जाओ, चाहे अकेला भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। सब उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि उसे फॉलो करेंगे। दरवाजा आसानी से खुल जाता है। अंदर की मशाले अपने आप जल उठती है। वहाँ चारों तरफ बहुत बड़ी मूर्तियां थी। सब हैरान होकर कहते हैं, ऐसा डंजन तो कभी नहीं देखा। जगह बिल्कुल शांत थी, बस मूर्तियां और डरावना सन्नाटा। जिन्वू कहता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कोई हमें देख रहा है? वो सबसे बड़ी मूर्ति को देखता है और सोचता है, ये तो बहुत अजीब है। अचानक सबको जमीन पर एक गोल सर्कल दिखाई देता है, जिस पर कुछ लिखे नियम बने होते हैं। पहला नियम, तुम्हें गॉड की पूजा करनी होगी। दूसरा, हमेशा गॉड के लिए अच्छा बोलो। तीसरा, हमेशा गॉड पर भरोसा रखो। और आखिरी, अगर कोई नियम नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। इतना पढ़ते ही दरवाजा बंद हो जाता है। एक लड़की डरते हुए कहती है, अब क्या करें? दरवाजा बंद हो गया। एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और कहता है, जो भी खजाना मिलेगा तुम लोग ले लेना। लेकिन संग चिल्लाता है, रुको, दरवाजे को मत छुओ, देर हो चुकी थी। पत्थर की मूर्ति अचानक हिलती है और एक ही वार में उस आदमी का सर काट देती है। दरवाजे पर खून फैल जाता है। सब दहशत में चीखते हैं। जो ही डरकर जिन्वू से कहती है, उसकी आंखें वो सच में हिल रही थी। जिन्वू कांपते हुए पीछे देखता है और कहता है, हाँ, उसकी आंखें हमें देख रही है। और आदमी को मरते हुए देख के सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बस चिल्लाने लगते हैं, क्या कह रहे हो तुम? क्या हमें उन सबसे लड़ना होगा? दूसरी तरफ जिन्वू को देखते हैं। अब वो सोच रहा है, उस आदमी का रैंक डी था और उसे एक झटके में मार दिया गया। सच में ये डंजन तो है ना? मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कोई डेड एंड डंजन में ऐसे क्लोज मॉन्स्टर्स के बारे में, जो कि एक स्लैश में डी रैंक के हंटर्स को ही मार सकता है। पीछे से डरते हुए पार्टी लीडर आता है और कहने लगता है, ये सारे स्टैचू यहाँ पर जो है सब मूव कर सकते हैं, इसका मतलब वो भी। और फिर हमें दिखाया जाता है हॉल के सबसे बड़े स्टैचू को। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, सब इसके सामने ही है। तभी जिन्वू को कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि उस स्टैचू की पुतली हिल रही थी। सीन फ्लैशबैक में जाता है। हमें थोड़ा सा अतीत का सीन दिखाया जाता है। जिन्वू सोचता है, ये पहली बार नहीं है जब मैं जीवन और मृत्यु की स्थिति में था। इससे पहले भी मैं बहुत बार अपने पार्टी मेंबर खो चुका था। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ई रैंक के मॉन्स्टर्स ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से मैं अस्पताल में भी रहा था। एक बार मेरे पास खाना भी नहीं था, मैं भूल भुलैया के अंदर फंस गया था। फिर भी ये सब कुछ हुआ था लो लेवल के डंजन में। फिर भी मेरी जान पर बनाई थी। जब किसी हंटर को मॉन्स्टर को मारने के बाद एसेंस स्टोन मिलता है, तब वो उसके बदले में पैसे लेता है और उनसे हथियार खरीदता है, जिससे वो और बहुत सारे मॉन्स्टर को मार सकता है, मुनाफे को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। और मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो है वो सिर्फ मेरा शरीर ही है। जो कुछ कर सकता हूँ इससे ही कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ गंभीर चोट लगती है तो हीलर की मदद से मैं खुद को ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद में और दिखाया जाता है कि सब उसे आलोचना करते हैं, उसके बारे में बुराबला बोलते हैं क्योंकि वो इतना कमजोर है। तभी से लोगों ने उसे वेकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो हंटर तो था पर फिर भी वो किसी के कुछ भी काम नहीं आता था, बस नाम का हंटर है। जिन्वू आगे सोचता है, ऐसे ही दिन गुजरता गया। मेरे पास कोई कौशल नहीं था, फिर भी मैं सब कुछ सहता गया। कभी कभी तो ऐसा लगता था मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलने वाली है। मैं भी इसीलिए मैंने कुछ ध्यान दिया। तभी वो उस मूर्ति को देखते हैं। उसकी आंखों से पूरी रोशनी बाहर निकलने लगती है। ये देख के सॉन्ग जिन्वू बहुत ज्यादा डर जाता है और सबको चिल्लाकर कहता है, सब लोग झुक जाओ। सब लोग उसकी बात तो सुनते हैं पर समझ नहीं पाते। तभी हम उस मूर्ति को देखते हैं। उसकी आंखों से सुपरमैन की तरफ बीम निकलने लगता है, पर ये उससे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आप खुद देख सकते हो, हर एक पैनल में जिन्वू जूही को लेकर झुक जाता है, पर हम देखते हैं वो जगह पूरी
तरह से नष्ट हो जाती है, पत्थर तक गल चुका है। ये सब जब खत्म होता है तब देखते हैं सब एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हमें एक कटा हुआ हाथ जलते हुए दिखाया जाता है। ये देख के एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी किम, वो आदमी, कहने लगता है अगर जिनवू ने नहीं झुकने को कहा होता तब तो मैं भी अब तक मर चुका होता। दूसरी तरफ जिनवू और जूही को दिखाया जाता है। वो बार बार जूही को पुकार रहा होता है। जूही को देखते हैं वो डर के मारे बेहोश हो चुकी है। दूसरी तरफ पार्टी लीडर कहता है सबको जहाँ पे हो वही रहो। दूसरी तरफ वो जिनवू से कहता है मिस्टर सॉन्ग, जूही ज्यादा डर नहीं सह सकती, इसीलिए वो इजी रेट्स में जाती है। तभी पार्टी लीडर यानी मिस्टर सॉन्ग चारों तरफ देख के कहने लगते हैं जो जो अपनी जगह से हिला था सिर्फ उन्हीं पर हमला किया गया है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हें कुछ पता है? पर जिनवू कहता है नहीं, बस मैंने खतरे को महसूस कर लिया था। तभी वो चौंकते हुए उसकी तरफ देख के कहता है मिस्टर सॉन्ग आपका। हमें जिनवू के हाथ को दिखाया जाता है। वो पूरी तरह से कट चुका है। जो हाथ पहले हमने जली हुई देखी थी वो मिस्टर सॉन्ग की थी। ये सुन के मिस्टर सॉन्ग कहता है हाँ ये मैं सह सकता हूँ पर मेरे खून को तो कोई रोको। फिर हम देखते हैं सब उनके हाथ पर पट्टी बांधने लगते हैं। तभी वो ऊपर मूर्ति को देख के कहने लगते हैं पता नहीं ये मूर्ति किस रैंक का है, शायद बी रैंक, नहीं उससे भी ऊपर, क्योंकि अगर ये बी रैंक का होता तो कोई भी बी रैंक के डंजन में ऐसा मैजिक भी नहीं होते हैं जो, शायद ये एस रैंक का है या उससे भी ऊपर। इस टेम्पल के सारे नियम को दिखाया जाता है। जिनवू उसके पास आकर कहता है मिस्टर सॉन्ग इस टेम्पल के जिन गो नियम के बारे में हमने पढ़ा था, शायद वो इसे ही रेफर करते हैं। तभी पूरे स्टैचू को दिखाया जाता है। ये सुनकर किम कहता है कुछ ही देर की बात है हम सबको मार दिया जाएगा। तभी हमें थोड़ा सा अतीत का सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि गेट जो हमें दूसरे आयाम डायमेंशन से जोड़ते हैं, लगभग 10 साल पहले ये गेट खुले हैं। तब से कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। इसका एक उदाहरण है कि तब उसके बाद कुछ लोग जागृत हुए जिन्हें हम अब हंटर कहते हैं। उन्हें स्थायी शक्तियां मिली, उनमें से मैं भी एक था, पर मुझे सिर्फ इतना ही पावर मिला कि मैं खुद को एक ई रैंक का हंटर कह सकता हूँ। मैं नॉर्मल किसी इंसान से तो मजबूत हूँ पर दूसरे किसी हंटर से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। ये जागृत प्राणी अवेकन बीइंग्स इस गेट के अंदर जाते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर से लड़ते हैं, पर कभी कभी दरारों गैप्स के अंदर ऐसे भयानक मॉन्स्टर होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा निराश करते हैं। डर में आप कांपने लगते हो। इसके साथ साथ हमें उस मूर्ति को दिखाया जाता है। आप खुद देख सकते हो वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। वर्तमान में आते हैं। जिनवू मिस्टर सॉन्ग को कहता है आप अभी भी डील कर रहे हो? ये सुनकर वो कहते हैं मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे लगा हमें आसानी से खत्म कर देंगे, इसीलिए सिर्फ 3 हीलर्स को लाया। एक के ऊपर अटैक हुआ जिसका कोई नामो निशान नहीं है, दूसरा तो डर के मारे वहां पर बैठा हुआ है। जूही जैसा एक बी रैंक का हीलर भी ऐसी डर का कभी सामना नहीं की है, इसलिए हीलिंग तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर जब ये सब स्थिर हो जाएगा हम कोई रास्ता देखेंगे ये सब खत्म करने का। ये आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ सबको दिखाया जाता है, सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, रो रहे हैं, बस यही कह रहे हैं ये डी रैंक का डंजन तो कभी भी नहीं हो सकता। जिनवू सोचने लगता है मिस्टर सॉन्ग के हिसाब से हम जब हलचल करेंगे तभी हम पर हमला किया जाएगा। फिर भी अगर हम किस्मत वाले हुए और किसी तरह गेट तक पहुंच गए, वहां पर भी एक स्टैचू दरवाजे की रक्षा कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तभी उसके पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है। वो चिल्लाकर कहता है अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। मिस्टर सॉन्ग उस पर चिल्लाकर कहता है कि रुको, पर वो आदमी बात नहीं सुनता और कहता है ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, ये मायने नहीं रखता कि मैं किसके विरुद्ध हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, मैं बहुत तेज हूँ। और तभी देखते हैं वहां से वो बहुत तेजी से भागने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर दरवाजे के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मूर्ति को देखते हैं, उसकी आंखों की रोशनी फिर से तेज हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग और जिनवू दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है दरवाजे के पास उस आदमी को भी बीम मारता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरा जलकर राख हो जाता है। अब सिर्फ उसकी जूतों को हम बचते हुए देखते हैं। सोचो ये आपके सामने होता तो क्या होता। वैसे ही इस लड़की की हालत है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जिनवू जमीन पर मुक्का मारते हुए कहता है क्या इसका मतलब हमें कभी भी मारा जा सकता है जब उनकी मर्जी हो? मिस्टर सॉन्ग डरते हुए कहता है ये तो मच्छर मारने से भी ज्यादा आसानी से हमको मार रहा है। जिनवू सोचने लगता है उनके पास इतना शक्ति तो है कि वो हमें कभी भी मार सकते हैं, पर मार क्यों नहीं रहे? ये नॉर्मल किसी मैजिक से अलग है, ये अपने नियम रखते हैं। दूसरी तरफ जिनवू देखता है जब डोर के पास होते हैं और ये देवतासमान स्टैचू ये अपनी आंखों से रोशनी फेंक सकता है, जैसे कि लग रहा है इनके हमला करने का कोई नियम है। और तभी उसे याद आता है नियम, क्या इसका मतलब इस मंदिर का कुछ रूल्स है? तभी वो अपने पीछे उस मूर्ति को देखता है जिसके वहां पे पत्थर पर नियम लिखा हुआ था और मिस्टर सॉन्ग को चिल्लाकर कहता है मिस्टर सॉन्ग पहला नियम क्या था? मिस्टर सॉन्ग चौंकते हुए कहता है क्या पहला नियम? मुझे लगता है भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिनवू सोचता है भगवान, और फिर जिनवू चिल्लाते हुए कहता है इस टेम्पल का कुछ नियम है, पर वो आगे जाने लगता है। उसे आगे जाते हुए देखकर मिस्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा चिल्लाकर कहता है कि तुम पागल हो, पर जिनवू बहुत ही गंभीर होकर आगे जाता है। ये देखकर वो कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें बोल रही है कि अभी भी कुछ उम्मीदें बाकी है। और तभी हम जिनवू को आगे जाते मूर्ति की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ये स्टैचू हर एक हलचल करती चीज पर हमला करता। मूर्ति का आकार भी चल रहा होता है, वो बहुत गुस्से में भी है। और जिनवू तभी आगे जाकर अपने सर को नीचे झुकाते हुए सोचता
सोचता है मूर्ति सिर्फ उसी को हमला कर रहा है जो किसी निश्चित ऊंचाई से ज्यादा ऊपर हो। सब कोई उस भगवान की मूर्ति के सामने झुको। किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, झुकना मतलब तुम क्या पागल हो गए हो सॉन्ग जिनवू। जिनवू सोचता है, अच्छा तो तुमने कुछ ढूंढ ही लिया। जिनवू कहता है, हाँ ये स्टैचू सिर्फ उन्हीं को हमला कर रहा है जो किसी निश्चित ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा है, तो फिर इसके सामने झुको। ये है इस टेम्पल का पहला नियम। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहता है, हाँ मुझे भी लगता है तुमने कुछ कर लिया है। अच्छा होगा अगर ये कोई मजाक न हो और हमारे पास अभी कोई रास्ता भी नहीं है। सब उस बड़ी सी मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। सब कोई मूर्ति के सामने झुक तो जाते हैं पर बस मन में इतना ही सोचने लगते हैं, अगर ये करने से हम बच जाते हैं। और क्या सच में ये करने से हम बचेंगे? मूर्ति को दिखाया जाता है, उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। चारों तरफ देखते हैं, बहुत ज्यादा सन्नाटा फैल जाता है, पर तभी कुछ अजीब होता है। मूर्ति को देखते हैं, वो मुस्कुराने लगता है। आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा डरावना क्षण है ये। उसकी अभिव्यक्ति में बदलाव देखकर वहां पर सब कोई बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बस सोचने लगते हैं अब ये कैसा भाव है। दूसरी तरफ जिनवू सोचता है उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, पर हमें कब तक ऐसे रहना होगा? किम जो उनके साथ वाला आदमी था ऊपर देखकर उठ के कहता है, शायद अब हमले रुक चुके हैं कि सिर्फ हमें इतना ही करना था। किम को सावधान करने लगते हैं पर वो उठ के खड़ा हो चुका है और कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो ना हमले तो रुक चुके हैं। उसकी बात सुनकर हम देखते हैं धीरे धीरे वहां पर सब कोई खड़ा हो जाता है और कहने लगते हैं, आखिरकार हमने कर दिखाया। वो सब थोड़े से मजे कर ही रहे थे कि तभी जिनवू मन में सोचता है, नहीं अभी नहीं। चारों तरफ जमीन फटती है और हम देखते हैं धीरे धीरे वो मूर्ति अपनी सीट से उठता है और जमीन पर पैर रखता है। ये देखकर वहां सब कोई बहुत ज्यादा डर चुके हैं और कहने लगते हैं, क्या अब तक ये खत्म नहीं हुआ? सच में हमें इस मूर्ति से तो लड़ना नहीं है। आप खुद देखो ये मूर्ति कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा खतरनाक है। ये देखकर सब डर चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग जिनवू को चिल्लाकर कहता है, क्या अब तुम्हारे पास कोई चाल नहीं है? जिनवू कहता है, नहीं अब तो नहीं। मूर्ति को हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसकी एक पैर रखने से जमीन पूरी कांप जा रही है। तभी जिनवू चिल्लाकर कहता है, इस डंजन का कुछ नियम है। पहला वाला था भगवान की पूजा करना, दूसरा वाला क्या था? तुमको भगवान की प्रार्थना करना है, यही असली चाबी है। ये सुनकर सब कहते हैं, क्या प्रार्थना? क्या इसका मतलब भगवान का गाना गाना है? तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्यों ना मैं कोशिश करूं। मैं चर्च में रहा करता था और मैं भगवान के गीत गाने में आश्वस्त हूँ। और वो ऊपर देखते हुए जोर से भजन पढ़ने लगता है, पर उसकी प्रार्थना या फिर गाना सुनकर जिनवू बहुत ज्यादा डर जाता है। सब कोई मूर्ति की तरफ देखते हैं और कहता है, ये तो प्रतिक्रिया दे रहा है। दूसरा आदमी कहता है, हाँ मुझे भी लग रहा है, ये अब इसका मूवमेंट भी धीमा हो चुका है। पर जिनवू डरते हुए कहता है, नहीं ये प्रार्थना नहीं कर रहा है। अभी दिखाया जाता है वो मूर्ति अपने पैरों से उसे पूरी तरह से कुचल देता है। उसका खून चारों तरफ बिखर जाता है। इसी ऐसे कुचले जाते देख सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। किम सबको भागने के लिए कहता है, तभी चारों तरफ हंसी गूंज उठती है। वो मूर्ति ऊपर से सबको देख रहा था जैसे हम चींटियों को देखते हैं। तभी एक लड़की को उसके पैरों के नीचे दिखाया जाता है। उसके पैरों पर अभी भी उस आदमी का खून लगा हुआ था। वो लड़की को भी जला देता है। उसका खून चारों तरफ बिखर जाता है। अब खुद पैनल में देख सकते हो, मैं ये बर्बरता बताकर महसूस नहीं करा सकता, बस देखो। सॉन्ग जिनवू, मिस्टर सॉन्ग और जूही भाग रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं, हम एक साथ नहीं भाग सकते वरना जल्दी मारे जाएंगे, सबको अलग अलग होना पड़ेगा। जिनवू मान जाता है लेकिन जूही की हालत देखकर कहता है, मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ एक और आदमी भाग रहा होता है। उसे अपनी बीवी और बच्चों की बातें याद आ रही है। उसकी बीवी ने कहा था ये काम छोड़ दो, पर उसने कहा था अब हमारे 2 बच्चे हैं, मुझे और पैसे कमाने होंगे। वो सोचता है मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए जीना है। वो रुकता है और कहता है, शायद मैं बहुत दूर आ गया हूँ। तभी वो पीछे देखता है और चिल्लाता है, पार्क थोड़ा पीछे देखो। पर उसी वक्त एक विशाल मूर्ति तलवार से उसे बीचों बीच काट देती है। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। उसके दिमाग में आता है, जो भगवान की पूजा करने को कहे वो भगवान नहीं एक शैतान है। अब पीछे वो बड़ी मूर्ति और आगे बाकी मूर्तियां जिनके पास अलग अलग हथियार है, वे सब मिलकर लोगों को बेरहमी से मार रही है। किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी के पैर। सब घबराए हुए हैं, ना भाग सकते हैं ना लड़ सकते हैं। तभी वो एक मूर्ति को देखता है जिसके पास कोई हथियार नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट है। वो सोचता है क्या ये भी मूव कर सकती है? फिर उसे याद आता है कि जिन मूर्तियों के पास इंस्ट्रूमेंट है शायद वही अटैक नहीं करती। वो चिल्लाता है, सब उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है। सॉन्ग ऊपर की मूर्ति को देखता है, वो मूर्ति इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। सॉन्ग कहता है, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट वाले हमला नहीं करते। सब लोग उधर भागते हैं। अब किम को दिखाया जाता है, वो एक बड़ी मूर्ति के पास रो रहा है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। उसके सामने मरी हुई बॉडीज पड़ी है। वो मूर्ति को देखकर रोते हुए कहता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ जिनवू और जूही एक स्टैचू के पास है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन वो नहीं बजा रहा। जिनवू समझता है कि शायद इसलिए क्योंकि वे दोनों एक साथ हैं। वो जूही को पीछे छोड़कर दौड़ पड़ता है, तुम यही रहो, मैं देखता हूँ कोई और मूर्ति है या नहीं। लेकिन बड़ी मूर्ति उसे भागते हुए देख लेती है और उसका पीछा करती है। जिनवू एक मूर्ति के पास भागता है लेकिन वो मूर्ति इंस्ट्रूमेंट वाली नहीं थी। किम चिल्लाता है, वो गलत दिशा में जा रहा है और तभी वो मूर्ति उस पर हमला कर देती है। जिनवू घायल होकर गिर जाता है। जूही उसे
देखकर रोने लगती है। जिनवू खून से लथपथ दूसरी मूर्ति की ओर रेंगता है। वो प्रार्थना करता है, अगर सच में कोई गॉड है, प्लीज इस बार मुझे बचा लो। वो आंखें बंद कर लेता है। फिर दिखाया जाता है कि वो एक मूर्ति के पास है जो इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। ये देखकर बाकी मूर्तियां रुक जाती है। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है असली रहस्य। उनके पास कुछ हथियार थे जो जानलेवा अटैक करते थे, लेकिन जिनके पास इंस्ट्रूमेंट था, अगर आप उनके पास जाते हो तो ना बड़ी मूर्ति और ना कोई और मूर्तियां आपको अटैक करेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मूर्ति अब रुक चुकी है। चारों तरफ खून फैला हुआ है और सब मारे पड़े हैं। तभी जूही रोते हुए जिनवू के पास आती है। उसे देखकर जूही बोलती है, जिनवू। जिनवू कहता है, क्या हुआ? जिनवू के पैर पूरी तरह कट चुके हैं। जूही उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा पावर लगा देती है। जिनवू उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है, नहीं, मैं कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं जूही की नाक से खून आने लगता है। इसे देखकर हम नोटिस करते हैं कि वो हीलिंग जारी रख रही है। किंग बोलने लगता है, मुझे नहीं पता, वो ठीक है। हम यहाँ 17 लोग आए थे और अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। वो सॉन्ग की तरफ देखता है और सब कहता है, सब सॉन्ग की गलती है, तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए और अब देखो क्या हुआ। क्या तुम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? सॉन्ग को बुरा लगता है। वो कहता है, तुम सब ठीक बोल रहे हो। तभी मूर्ति को हिलते हुए देखा जाता है। इसे देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। तभी वो मूर्ति को देखता है। वो अपना हाथ ऊपर करता है। चारों तरफ से जमीन हिलने लगती है और जमीन के ऊपर से एक चीज बाहर आती है। किम कहता है, क्या है? जिनवू कहता है, ये एक अल्टर है। देखकर सब शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, अल्टर क्या है? जिनवू समझाना शुरू करता है, प्राचीन समय में लोग भगवान को बलिदान देते थे, जैसे कि गाय, बकरी और इंसान भी। जिनवू कहता है, 3 कमांड्स क्या थे? सॉन्ग कहता है, तुम भगवान पर अपना विश्वास साबित करोगे। ये हमारी आखिरी बड़ी लड़ाई हो सकती है। हम देखते हैं कि किम अपनी तलवार निकालता है और सॉन्ग गर्दान में रख रहा था। तुम्हारी वजह से वो दुखी हुआ, इसलिए बलिदान देना पड़ेगा। मुझे याद है, पाक बहुत खुशी खुशी आया था। वो अपने परिवार के लिए कमाने आया था। अब देखो, तुम्हें सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिनवू रुकने कहता है, लेकिन किम उसे शांत कर देता है। सॉन्ग भी कहता है, नहीं, वो ठीक बोल रहा है, ये सब मेरी गलती है। हम देखते हैं कि जिनवू अल्टर तक पहुंच गया है और उसके सामने एक विशाल ऑब्जेक्ट प्रकट होता है। फ्लेम, अ मैजिकल लाइट, जल जाता है। और ये देखिए, किम चिल्ला के कहता है, अब क्या हुआ? सॉन्ग चिल्ला के कहता है, जिनवू, ये देखिए। जिनवू भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, मुझे वहां जाके खुद ही देखना है। 2 आदमी उसे पकड़कर वहां पर लेकर आते हैं और तभी देखते हैं, उनके वहां पर आते ही और 3 फ्लेम वहां पर जल जाता है। और ये देख के वो सोचता है, हाँ, अब मैं समझ गया। और वो किम से पूछने लगता है, वैसे क्या हमारे पास कोई मदद, रीइंफोर्समेंट्स आने वाला है? पर किम कहने लगता है, लगता तो नहीं। अब 7 दिन हो चुके हैं और उनके आने से पहले ही ये स्टोन स्टैचूज मूव करने लग जाएंगे। जिनवू कहता है, नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वो सोचने लगता है, अगर कोई भी गेट को 7 दिन हो जाता है तो उसमें से सारे मैजिक बीस्ट्स बाहर निकल के हमारी असली दुनिया में जा सकते हैं और तबाही को जा सकते हैं। इसीलिए ये मोटी बात थी कि सबसे पहले गेट के अंदर जाकर डेमोन बीस्ट को मारो ताकि वो सब बाहर ना पाए। पर अब तो बहुत देर हो चुका है। अगर हम लोग फेल हो जाएंगे, ये चीजें बाहर निकल जाएंगी। और वो उस बड़ी सी स्टैचू को देखने लगता है। वो अपने पीछे सारे हंटर को कहता है, सबको यहाँ पर आ जाओ, हमारी मदद करो। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सबको एक साथ आना होगा, तभी कुछ होगा। उसकी बात सुनकर हम देखते हैं सब उस ऑल्टर के अंदर आ जाते हैं और सबके आते ही वापस से फ्लेम तो जल जाते ही है और साथ ही में उस अल्टर की बाहरी तरफ ब्लू फ्लेम भी जल जाता है, जिससे हम देखते हैं उस अल्टर के अंदर कुछ हलचल होता है। और तभी हमें गेट की तरफ दिखाया जाता है। वो गेट खुल जाता है। ये देख के सब डोर की तरफ देखने लगते हैं और चौंक कर कहने लगते हैं, क्या वो दरवाजा फिर से खुल गया? वो सब बस सोच में पड़ जाते हैं कि अभी क्या हुआ, वो गेट फिर से आखिर क्यों खुला? हम सारे मूर्ति को देखते हैं। मूर्ति पर भी ब्लू लाइट जल उठते हैं और वो सारे स्टैचू उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सब कोई उन सारे मूर्तियां को अपने पास आते हुए देख के बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। वो सब समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी क्या हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जिनवू चारों तरफ मूर्तियां की तरफ देखता है और जीहू को भी देखता है, जो डर की वजह से अपना हाथ बंद कर चुकी है। तभी वो उसे चिल्ला के कहता है, जीहू, अपना हाथ बंद मत करो। इसमें अगर तुम अपोनेंट की तरफ देखोगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका भी रूल सही है। वो सब सोच ही रहे थे। तभी हम देखते हैं जिनवू के पीछे से एक लेडी खुद को और रोक नहीं पाती। गेट खुला देख के वो गेट की तरफ भागने लगती है। उसे देखकर सब जम जाते हैं। पर हम तभी देखते हैं वो लेडी गेट पार करके दूसरी तरफ जा चुकी है और ये देख के सब शौक में बस सोचने लगते हैं, अभी क्या हुआ? उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो गेट के बाहर चली गई, वो भी जिंदा। जिनवू भी सोचने लगता है, ये क्या हुआ? आखिर ये कैसे हो सकता है? हाँ, उसके जाने से रेड फ्लेम तो एक कम हो चुका है और ब्लू फ्लेम भी थोड़ा सा कम हो चुका है। दूसरी तरफ दरवाजा भी थोड़ा सा बंद हो चुका है। क्या ये ट्रैप है? हम जितने लोग यहाँ पर होते हैं, रेड फ्लेम भी उतने ही है। हम तभी ऊपर से पूरे अल्टर को देखते हैं। वो लोग अभी 5 लोग हैं, तो रेड फ्लेम भी 5 है। जिनवू और सोचने लगता है, ये आखिर कैसा रूल है? क्या वो लोग हमें मारना चाहते हैं या फिर फंसाना चाहते हैं? अगर ये रेड फ्लेम सारे बंद हो जाएंगे तो ये दरवाजा भी बंद हो जाएगा। आखिर हम क्या करें? और तभी हम देखते हैं जो बंदा जिनवू को पकड़े हुए था वो जिनवू को छोड़ देता है और कहता है, मुझे माफ करना, और वह भी दरवाजे की तरफ भागने लगता है। उसके जाते ही हम
हम और एक रेड फ्लेम को बुझते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा भी जिंदा दरवाजा पार कर चुका है और बाहर जा चुका है। ये देख के वहां पर सब कोई बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिन वो सबको चिल्ला के चेतावनी देता है, मत हिलो, इस रफ्तार से हम लोग और किसी को नहीं खो सकते। और दूसरी तरफ हम अल्टर में देखते हैं वो सारे स्टैचू उनकी तरफ तो आगे बढ़ ही रहा है। अल्टर में भी सिर्फ 4 रेड फ्लेम और थोड़े से ब्लू फ्लेम है। अगर हम में से अब कोई जाएगा तो एक कमजोर स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा जिससे हम सब मर जाएंगे। वो देखो वहां पर ब्लू फ्लेम वो टाइमर की तरह है जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हमें उसके खत्म होने तक रुकना है, फिर हम सब घर जा पाएंगे। और उसके ये बात सुनकर किम तभी कहता है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? और ये भी तो हो सकता है कि उसके खत्म होने के बाद दरवाजा फिर से बंद हो जाए और हमें यहीं पर मार दिया जाए। ये बात सुनकर हम देखते हैं जिन वो बिल्कुल निश्चित नहीं है। किम फिर कंटिन्यू करता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हें हमेशा हल्के में लिया, कभी तुम्हें इतना सीरियस नहीं लिया और मुझे कभी लगा भी नहीं था इस रेड में तुम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। और मैं ये भी मानता हूँ जो जिंदा है तुम्हारी वजह से है। मेरी एक फैमिली है, मुझे अभी जाना है, मुझे माफ कर दो, मैं और ये नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर जिनवू जोरों से कह रहा था, मिस्टर किम ऐसा मत कीजिए। मिस्टर किम उसे अल्टर से नीचे उतरकर भागने लगता है। जिनवू बहुत जोर से चिल्लाता है मिस्टर किम, पर तब तक वो बाहर जा चुका था। ऐसे देख के जिनवू अपना सर पकड़ लेता है, रोने लगता है और सोचने लगता है तुम्हारा यहाँ से भागना हम सबको मार डालेगा। और वो अपना सर पकड़ लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले सोलो लेवलिंग की वीडियो बहुत जल्द लाने में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।